अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं फिर एक स्टोरी के साथ हाज़िर हूँ, लेकिन ये कोई जासूसी कहानी नहीं है बल्कि ये एक फ़नी मज़ाहिया कहानी है। जासूसी डाइजेस्ट में छपने वाली एक सीरीज़ है जलील मियाँ, जिसका बुनियादी किरदार है और इसके मुसन्निफ़ हैं मरहूम काशिफ़ ज़ुबैर। बहुत अच्छा लिखते थे, उनकी संजीदा कहानियाँ भी बहुत अच्छी होती थी और ये मज़ाहिया कहानी तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। एक सीरीज़ थी और किसी किसी महीने इस सीरीज़ की कहानी आया करती थी, लेकिन मैं बहुत शौक़ से पढ़ती थी। और इसमें ज़ुबान थोड़ी सी कहीं कहीं थोड़ी ओवर हो जाती है, तो हो सकता है मैं कहीं से कोई लफ्ज़ स्किप कर दूँ, आप माइंड ना कीजिएगा। लेकिन ये अंदाज़ इसका इतना मज़ाहिया है कि वो जो थोड़ा सा एक ज़ुबान कहीं पर थोड़ी सी ओवर हो जाती है ना, वो इग्नोर हो जाती है ख़ुद ब खुद, क्योंकि कहानी बहुत मज़ाहिया होती है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इस सीरीज़ का थोड़ा सा और तारुफ़ करवा दूँ इसके किरदारों के बारे में। इसका बुनियादी किरदार, सबसे अहम किरदार तो जलील मियाँ है। जलील मियाँ एक नौजवान है, बेरोज़गार है और कोई बाकायदा काम नहीं करता, लेकिन इधर उधर हाथ मारता रहता है। जुगाड़ लगाना जिसे कहते हैं, जुगाड़ लगा के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमा लेता है। उसका एक छोटा भाई भी है और माँ है, एक बाप फौत हो चुका है और मिडिल क्लास फैमिली है, छोटे से घर में रहते हैं। और जलील मियाँ का एक दोस्त है राजा। राजा का बाप धोबी है और राजा भी जलील मियाँ की तरह एक आवारा, थोड़ा बेरोज़गार और बस इस किस्म का समझ लिए। मिल के दोनों दोस्त जो हैं मुख्तलिफ़ एडवेंचर करते रहते हैं और अक्सर दोनों की पिटाई भी हो जाती है, उनके साथ बहुत बुरा भी होता है। और उनकी घर के करीब एक कैफ़े है, कैफ़े डी फ्रांस, फत्तू का कैफ़े डी फ्रांस, जहाँ पर ये बैठ के अपनी प्लानिंग करते हैं और मिल के अपनी तरफ से वो कोई बड़ा हाथ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर नाकाम ही होते हैं और उल्टा फिर वो मामला जो है उनके गले पड़ जाता है और बहुत मज़े की सिचुएशन हो जाती है। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। एक किरदार का जिक्र करना रह गया था, शन्नो। शहनाज पूरा नाम है और निकनेम शन्नो है। कहानी में शन्नो ही कहा जाता है और ये जलील मियाँ की मंगेतर है और जलील मियाँ के घर के साथ ही इसका घर है और दोनों की मुलाकातें घर के छत पे होती हैं अक्सर। और ये कहानी जो मैं पढ़ने जा रही हूँ इसका नाम है पर्दे शाह। और इसका जो ऊपर तारुफ दिया गया है, माशरती जराइम में एक जुर्म जो हमारे मुल्क में खूब फला फूला और परवान चढ़ा, वो नीम हकीम किस्म के मुआलिजीन और जाली पीरों फ़कीरों का कारोबार है। ये ज़ालिम सफ़ाक लोग ना सिर्फ खल्क़े खुदा को दोनों हाथों से लूटते हैं, बल्कि इनकी जान और इज़्ज़त व आबरू भी उनके दस्तबुर्द से महफूज नहीं। आपके जाने पहचाने दिलचस्प किरदार जलील अलमारूफ जलील मियाँ का टकराव इस मर्तबा एक ऐसी जाली पीर से हो गया है, पढ़िए और सर धुनिए। ऐसा कांटे का मार्का पहले आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा। अभी कल ही की बात है, मैं शन्नो से कह रहा था, हर दिन एक जैसा गुजरता है। रोज़ सुबह उठकर एक जैसे मामूलात, फिर वही नाश्ता, वही खाना, वही यार, वही दोस्त, वही शन्नो और उससे मोहब्बत भरे वही डायलॉग जो मैं गुज़श्ता 4 साल से तोते की तरह दोहरा रहा था। ये सब कहते हुए मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि अगला रोज़ मेरी तमाम शिकायत यूं दूर कर देगा जैसे कैस्टर ऑयल के 2 चमचे दूध के साथ बरसों पुराने कप्स को रफ़ा कर देते हैं। मेरे ख्याल में सुबह मुंह देखने वाला मुहावरा बिल्कुल गलत था, क्योंकि हर आदमी हर सुबह अपना ही मुंह देखता है। जैसे कि उस रोज़ मैंने चिटके हुए आईने में देखकर शेव बनाने की कोशिश की तो मेरे कान की लौ साफ़ होते होते रह गई। चंद अदद कट लगाने के बाद मैंने अंदाजे से कहीं बेहतर शेव बना ली। ये एक पुरनहूसत दिन का मनहूस आगाज़ था। नाश्ते में अम्मा की गालियाँ और कोसने खाने को मिले। मैं चाहे जहर मार करके बाहर निकला तो ये देखकर मूड मज़ीद ख़राब हो गया कि चांद मियाँ अपनी चांद सी दुल्हन को मुस्कुरा कर अल्लाह हाफिज़ कह रहा था।
ये कुदरत की नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या थी कि चांद मियाँ जैसे कब्र रसीदा और असली कंवारे को आखिरी उम्र में ऐसी बीवी मिल गई जिसकी आंखें माधुरी, रंग काजोल और कदो कामत जोई चावला जैसा था। उसकी किस्मत पर मोहल्ले के तमाम बांके सजीले जवान खून के आंसू बहाते थे कि इसे चांद मियाँ जैसा ही मियाँ मिला था जिसमें सिवाय कस्टम की नौकरी के कोई खूबी नहीं थी। वो सीनियर चपरासी के आला ओहदे पर फायज था। मेरे ख्याल में ये चांद मियाँ की माँ की कामयाब खारजा पॉलिसी का नतीजा था। उसने नहायत साबित कदमी से लड़की वालों के फेरे जारी रखे और बल आखिर महमूद गजनवी की तरह 17वें हमले में चांद मियाँ के लिए एक नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत दुल्हन ले आई। उसकी आमद से मोहल्ले में चांद मियाँ के दोस्तों और बदखाओं की तादाद में खातिर खा इजाफा हुआ। हर वो शख्स जो चांद मियाँ के घर किसी बहाने से आने में कामयाब रहा वो फ़ौरन उसका लंगोटिया यार बनने पर कमर बस्ता हो गया, और जो नाकाम रहे वो चांद मियाँ के बदखा बन गए। दफ्तर जाते वक्त चांद मियाँ इस वक्त तक मुड़ मुड़ कर अपनी चांदनी को देखता रहा जब तक उसका पैर एक सोए हुए कुत्ते की दुम पर नहीं पड़ गया। कुत्ते ने उछल कर चांद मियाँ की नई पतलून के पांचे को नेकर में तब्दील करने की कोशिश की और कामयाब रहा। चांद मियाँ जब एक पांचा और पिंडी का थोड़ा सा गोश्त गंवा कर वापस आया तो मुसरत से बगले बजाने वालों में मैं भी शामिल था। मगर ये खुशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि बदकिस्मती से कुछ देर बाद मैंने भी इस मनहूस कुत्ते की दुम पर पाँव रख दिया, जो अपनी पतली और खाकी रंग की दुम शायद इसीलिए ज़मीन पर बिछा कर रखता था। बहरहाल 100 मीटर की रुकावटों की दौड़ में मैंने कुत्ते को शिकस्त फाश दी और 2 साइकिल सवारों, एक ख्वांचा फरोश और एक पर्दा पोश खातून की गालियों से मुस्तफ़ीज़ हुआ जिनसे मैं टकराया था। ज़्यादा नुकसान में एक साइकिल वाला रहा। साइकिल गिरने से पहले उसके कैरियर पर बंदा नाश्तेदान गिरा और खुल गया। मेरे पीछे आने वाला कुत्ता कबाब पराठे की सूंधी खुशबू सूंघ कर वहीं ठिठक गया और मुझे फरार होने का मौका मिल गया। टावर जाने वाली बस मुसाफिरों से यूं भरी हुई थी जैसे छत्ता शहद की मक्खियों से। मजबूरन मुझे डंडे पर लटकना पड़ा। टावर के स्टॉप पर बस ने मुझे ऐन उस जगह ला फेंका जहां एक पैदाइशी नाबीना फ़कीर बैठा हुआ था। मैं अचानक बस के रुकने से रॉकेट की तरह उड़ा और मिसाइल की तरह अंधे फ़कीर की गोद में जा गिरा। वो चिल्लाया और इस मुबीना डाकू को पकड़ने की कोशिश की जिसने उसकी 1 घंटे की खतीर कमाई पर डाका डालने की कोशिश की थी। जब मैं उठकर भागा तो मेरे पीछे बस कंडक्टर के अलावा अंधा फ़कीर भी था। ये तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे हाथ में दबी चीज़ 100 का नोट था। ये उस फ़कीर के पास से बरामद हुआ था। इस दफ़ा भी मैंने पीछे आने वालों को शिकस्त फाश से 2-4 किया। अलबत्ता बस से गिरने से पतलून घुटने से फट गई थी और नाक फ़कीर की कोहनी से टकराने के बाद अपनी रंगत और शक्ल बदल चुकी थी। एक और बस से लटक कर मैं सदर पहुंचा और सेठ फ़कीर भाई वालदमीर भाई का काठिया तलाश किया, जो इस जगह मिल गया जहां आज से 3 साल पहले था। उससे 2000 वसूल करने थे। मैंने उसका एक सौदा कराया था और कमीशन वसूल करने से पहले ही अंदर चला गया था। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अरे बाबा, तेरे को बोला ना, 4 रुपया 55 पैसा से आधा पैसा कम नहीं होगा। माफ़ करो बाबा, सुबह सुबह कहाँ से मांगने आ गए, अभी तो धंधा भी चालू नहीं हुआ। अरे नहीं, सुन भाई, तेरे को कहाँ बोला, ये एक फ़कीर आ गया है, उससे। फ़कीर मैं नहीं, तुम हो, मैंने बरहमी से कहा। मैं जलीलो ज़मा हूँ। अजीम तोंद वाला सेठ फ़कीर भाई इस वक्त किसी फ़कीर से भी बदतर हुलिये में था। मेली सी बनियान जो शायद साल भर पहले सफ़ेद तो हो, वरना इस वक्त उसकी रंगत फ़कीर भाई की रंगत से मैच कर रही थी। अगर उसका पजामा सफ़ेद ना होता तो वो बग़ैर कपड़ों के नज़र आता। देखने वाला उसे सचमुच फ़कीर समझ सकता था, मगर मुझे मालूम था कि लकड़ी के साल खुर्दा तख्त पर बैठ कर वो लाखों करोड़ों के सौदे करता था। फ़ोन रख कर उसने मेरी तरफ देखा। बोलो, काहे को इतनी सुबह बूथा लेकर आ गया, उसने रुखाई से कहा। पहली बात तो ये कि इस वक्त 11 बज रहे हैं, और दूसरे ये कि मुझे 2000 की अशद ज़रूरत है जो तुमने मुझे 3 साल पहले देने थे मगर नहीं दिए। मैं उनका सूद भी नहीं मांगूंगा, तुम सिर्फ 2000 दे दो। कौन से 2000? वो बदस्तूर रुखाई से बोला। मैंने तेरे को नहीं पहचाना। फ़कीर भाई, मुझे इस बात पर मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूँ और फिर तुम्हारी तोंद फाड़ दूँ, मैंने दांत पीस कर कहा। शराफत से मेरे पैसे निकाल दो। मैंने जेब में यूं हाथ डाला जैसे कोई हथियार निकाल कर अभी उसकी तोंद में उतार दूंगा।
फ़कीर भाई का रंग उड़ गया और वह थर थर कांपने लगा। ए भाई, लफड़ा काहे को करता है? मुझे याद आ गया, तू जलील है, तेरे 2000 में अभी देता हूँ। उसने ना जाने कहाँ से एक बटुआ बरामद किया और इसमें से गिन कर 2000 रुपये मुझे दे दिए। फ़कीर भाई जितना कंजूस था, इससे कहीं ज़्यादा बुज़दिल था। सेठ, तुमने रकम देकर अपनी जान बचा ली। मैंने नोट चूम कर जेब में रखे। अगर ज़िंदा रहे तो ऐसे कई 2000 कमा लोगे। कई दिन बाद जेब में इतने नोट पाकर मेरे दिल में तरंग और चाल में लहर सी आ गई थी, मगर इस रोज़ की नहुसत यहाँ भी रंग दिखाए बगैर न रह सकी। अगले चौक पर एक फर्स्ट शनास कांस्टेबल ने मुझे रोक लिया। क्यों बे, क्या पी कर आ रहा है? शराब, हीरोइन, चर्स? आपके सर की कसम, मैंने कुछ नहीं पिया। उसकी फहरिस्त तवील होने से पहले ही मैं बोल उठा। कांस्टेबल ने मेरी जामे तलाशी लेकर 2000 रुपये और एक सिगरेट का टोटा बरामद कर लिया। ये भरा हुआ है, उसने कहा। सिर्फ तंबाकू से, मैंने जवाब दिया। इसके बावजूद फर्स्ट शनास कांस्टेबल मुस्सर रहा कि मैंने कुछ न कुछ पिया है, और बल आखिर 200 में वो अपनी राय बदलने पर तैयार हो गया। ये इस रोज़ पहुँचने वाला मुझे पहला माली नुकसान था। एक होटल में मैंने नाश्ता और दोपहर का खाना मिलाकर तनावल फरमाया, और जब बिल अदा करने का वक्त आया तो ये जानकर मेरे पैरों तले होटल का फर्श सिरकने लगा कि बटुआ गायब था। बौखलाकर मैंने न सिर्फ तमाम जेबें बल्कि कमीज़ तक देख डाली। बहरा बगौर मेरी हरकतें देख रहा था, और उसके तेवर हर गुजरते लम्हे के साथ ख़तरनाक होते जा रहे थे। मेरे लिए जेब कटने से ज़्यादा यह एहसास अज़ियतनाक था कि कोई जलीलो ज़मा की जेब काट गया है। क्यों उस्ताद, बिल के पैसे नहीं हैं? बहरा बोला। दरअसल मेरी जेब कट गई है, मैंने बमुश्किल कहा। अचानक बहरा चिल्लाने लगा। वो अपने साथियों को पुकार रहा था। एक ड्रामा और तैयार है, उसने अपने साथियों से कहा, और वो सब ख़तरनाक आलात यानी कफगीर, चिमटा और इसी कबील के औजारों के साथ मुझ पर पल पड़े। मुमकिन था वो मुझे फोत करके दम लेते, मगर होटल के मैनेजर ने उन्हें रोक दिया और सिर्फ मेरी कलाई की घड़ी उतरवा कर मुझे बाइज्जत तरीके से होटल के बाहर पहुंचा दिया। फुटपाथ के इर्द गिर्द खड़े लोग बदतमीज़ी से हंसे तो मेरा दिल चाहा वहीं सामने उबलते गटर में कूद कर खुदकशी कर लूँ। उस रोज़ मेरी दूरअंदेशी काम आई और एक नाकाबिले ज़िक्र जगह छुपाया गया नोट निकाल कर मैंने वापसी के लिए बस पकड़ ली। फत्तू के कैफ़े डिफोंस के सामने मैं और राजा भैया वक्त नमूदार हुए। मेरी चाल में सचमुच लहर पैदा हो गई थी। ये घुटने पर लगने वाले चिमटे का रद्द-ए-अमल था, और कफगीर ने सर के दाएं जानिब एक उबार पैदा कर दिया था। पतलून के बाद अब कमीज़ भी फट गई थी। इसी हुलिये में राजा से सामना मेरे ख्याल में इस दिन की मुसलसल नहूसत का एक और नतीजा था। मेरे बरक्स राजा इतना खुश था कि उसने मुझ पर कतई तवज्जो ना दी और दौड़कर मुझसे लिपट गया। अबे जलील, तू? मैं तो समझ रहा था आज तेरा 10वां है। तू 10 दिन पहले ही उस्ताद टीटी का कर्ज वापस करने गया था, मेरे मना करने के बावजूद। उस्ताद से मेरा मामला तय हो गया। मैंने उसका कर्ज वापस कर दिया और उसने मुझे माफ़ कर दिया। माफ़ कर दिया? राजा भूंचका रह गया। उस्ताद टीटी और माफ़ी में वही बुग़्ज़ है जो कुत्ते और बिल्ली में पाया जाता है। तुझे याद है तूने पिछली मर्तबा उस्ताद के गुर्गों को कितना दौड़ाया था और मेरी दुकान में आ छुपा था? उनके तेवर बता रहे थे कि अगर तू उनके हाथ आ जाता तो वो तुझे जहन्नुम रसीद कर देते। फिर उस्ताद ने तुझे कैसे माफ़ कर दिया? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की तो मेरी सूरत मज़ीद दर्दनाक हो गई। अबे मैं जलील हूँ, कोई राजा नहीं। उस्ताद भी ये बात जानता है। वो मुझे माफ़ करने पर मजबूर था। ये बात मैंने राजा को नहीं बताई कि इस माफ़ी के पसे पुश्त वो जेलर था जिसकी जेल में मैं 3 साल मेहमान रहा था, और वो पीर बख्श की वजह से मेरी हिमायत पर मजबूर था। उसकी मदाखलत की वजह से उस्ताद टीटी मुझे कत्ल करने के इरादे को अमली जामा नहीं पहना सका था। लेकिन तेरी ये हालत, राजा ने मशकूक नज़रों से मुझे देखा। इस पर मैंने उसे सुबह से अब तक की राम कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वो खबासत से हंसा। इसीलिए कहता हूँ सुबह सुबह आईना ना देखा कर। अब दिन ऐसा तो गुजरना ही था। मैंने उसे खूनी नज़रों से घूरा। सूर के बच्चे, बकवास बंद कर और ये बता कि आज तेरे दांत क्यों निकले पड़ रहे हैं? यार जलील, इसके तो दिन फिर गए, उसने कहा। किसके? जवाब में राजा ने मुझे खींच कर एक खाली मेज़ तक लाया और चिल्लाकर फत्तू को 2 कड़क चाय का ऑर्डर दिया। चिल्लाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि फत्तू के लर्ज़ा खेज़ आवाज़ वाले डेक पर एक काबिल सेंसर गाना चल रहा था। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इंतज़ार करेंगे बेचैनी से इसकी अगली किस्त आने का।
अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने खेवा।